इमेजिन दो गरीब भाई जिनके पिता एक फैक्ट्री वर्कर थे और माँ घर से एक छोटी सी लॉन्ड्री सर्विस चलाती थी। कैसे इन दोनों भाइयों ने मिलकर स्क्रैप्स में से चुनकर जूते बनाने का एक छोटा सा काम शुरू किया और धीरे धीरे उसे दुनिया के दो मैसिव बिजनेस एम्पायर्स में बदल दिया। लेकिन वक्त के साथ वही दो भाई जो कभी पार्टनर्स थे एक दूसरे के सबसे बड़े राइवल्स बन जाते हैं, जिसके बाद फैक्ट्री को दो हिस्सों में बांटकर एक ही नदी के दो अलग किनारे पर बनाई जाती है और धीरे धीरे पूरा शहर एक साइलेंट प्रेशर के अंडर आ जाता है, जहां शहर में रहने वाले हर किसी को मजबूरन इनमें से किसी एक के साइड के साथ खुद को अलाइन करना पड़ा। फैमिलीज डिवाइड हुए, शादियां टूटी, यहाँ तक कि लोगों के जूते देखकर ये डिसाइड किया जाता था कि वो एडिडास के साइड से है या पूमा के। जो एक सिंपल बिजनेस डिस्प्यूट के रूप में शुरू हुआ था वो धीरे धीरे एक ग्लोबल राइवलरी बन जाती है और सालों तक धोखे और ट्रस्ट ब्रेक्स की अफवाहें चलती रहती है। दो भाई जो कभी अपनी गरीबी से बाहर आने के लिए एक साथ मिलकर स्ट्रगल कर रहे थे, जिंदगी भर दोबारा कभी एक दूसरे से बात नहीं की। यहाँ तक कि मौत के बाद भी उनके बीच की दूरी खत्म नहीं हुई। दोनों को एक ही कब्रिस्तान में दफन किया गया, लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट साइड्स पर। 26 मार्च 1898 सदर्न जर्मनी के बावेरिया रीजन के एक छोटे से टाउन हर्जोगेनरॉच में जन्म हुआ रूडी यानी रूडोल्फ डेजलर का। इसके ठीक 2 साल बाद नवंबर 3, 1900 को एडी यानी एडोल्फ डेजलर का जन्म होता है। ये वो दौर था जब जर्मनी तेजी से इंडस्ट्रियल पावर बन रहा था। बड़े शहरों में नए नए फैक्ट्रीज बन रहे थे, लेकिन छोटे टाउन्स में आम परिवार अभी भी मेहनत और संघर्ष भरी जिंदगी जी रहे थे। डेजलर फैमिली भी हर रोज फाइनेंशियल स्ट्रगल्स का सामना करते हुए जैसे तैसे अपने दिन गुजार रहे थे। उनके पिता क्रिस्टोफर डेजलर एक लोकल शू फैक्ट्री में मजदूर के रूप में काम करते थे और उनकी माँ पॉलिन डेजलर घर से ही एक छोटा सा लॉन्ड्री सर्विस चलाती थी। बचपन से ही रूडी और एडी एक ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए जहाँ डिसिप्लिन और हार्ड वर्क उनकी जिंदगी का एक पार्ट बन गया था। हर दिन स्कूल के बाद जितना भी फ्री टाइम मिलता, दोनों भाई अपनी माँ की मदद करते। शहर भर में कपड़े डिलीवर करना या घर घर जाकर साफ किए गए कपड़ों को पहुंचाना। धीरे धीरे इन दोनों भाइयों को द लॉन्ड्री बॉयज के नाम से पहचान मिलने लगी। दोनों भाइयों की पर्सनैलिटीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। रूडी जो बड़ा भाई था वो ज्यादा आउटस्पोकन, कॉन्फिडेंट और जल्दी लोगों से घुल मिल जाता था। वही एडी ज्यादा इंट्रोवर्टेड और ऑब्जर्वेंट था। उसने कुछ टाइम के लिए बेकर्स की ट्रेनिंग ली, पर जल्दी ही उसे ये एहसास हो गया कि ये काम उसके लिए नहीं है और वो अपने पिता के साथ एक लोकल शू फैक्ट्री में शू बनाने का काम सीखने आ जाता है। एडी की छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देने की आदत ने उसे जल्दी ही इस काम में एक्सपर्ट बना दिया था। लेकिन बहुत ही जल्द जर्मनी में आम लोगों के लिए सब कुछ बदलने वाला था। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने के साथ ही जर्मनी के हजारों यंग लोगों की तरह रूडी और एडी को भी मिलिट्री सर्विस के लिए बुलाया जाता है। ये वॉर कई सालों तक चला और मुश्किल हालातों के बीच दोनों भाइयों ने किसी तरह इस जंग को सरवाइव कर लिया था। लेकिन जब वॉर खत्म हुआ तब तक जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही खराब हो चुकी थी। देश की इंडस्ट्रियल इकोनॉमी लगभग कोलैप्स हो चुकी थी। हजारों लोग बेरोजगार हो गए थे और महंगाई तेजी से बढ़ रही थी। उनके घर की फैमिली बिजनेस भी अब बंद हो चुकी थी। जिंदगी के इस मुश्किल मोड़ पर एडी ने डिसाइड किया कि वो फुटवेयर के अपने पास्ट एक्सपीरियंस को यूज करके एथलीट्स के लिए बेहतर परफॉर्मेंस वाले शूज बनाएगा। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम ये थी कि शू बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए थे उन्हें खरीदने लायक पैसे भी एडी के पास नहीं थे। तो उसने वॉर के बाद बचे हुए मिलिट्री कैनवस, पुराने लेदर्स और पैराशूट फैब्रिक जैसे मटेरियल्स को स्क्रैप्स में से इकट्ठा किया। मशीन्स अवेलेबल नहीं थी तो एक पुराने बाइसिकल को मॉडिफाई करके उससे मैनुअल पावर सिस्टम बनाया। जगह नहीं थी तो अपने घर के बेसमेंट में मौजूद पुराने लॉन्ड्री रूम को ही अपना पहला वर्कशॉप बना लिया और साल
1920 में पहली बार अपने इसी वर्कशॉप से लोकल एथलीट्स के लिए ऐसे स्पोर्ट्स शूज डिजाइन किया जो एक्सट्रीमली फंक्शनल, लाइटवेट और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए केयरफुली बनाया गया था। ये शूज एथलीट्स को इतने पसंद आए कि लोकल प्लेयर्स धीरे धीरे स्पोर्ट्स के लिए इम्पोर्टेड ब्रांड्स के बजाय एडी के शूज को ज्यादा प्रेफर करने लगे। वर्ड ऑफ माउथ से उनकी डिमांड बढ़ने लगी और अगले कुछ सालों में ही एडी के मैन्युफैक्चर्ड स्पोर्ट्स शूज शहर के हर छोटे बड़े एथलीट्स की पहली चॉइस बन गए। लेकिन एक छोटी सी वर्कशॉप को एक बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाने के लिए जो बिजनेस स्किल जरूरी थी वो एडी के पास नहीं थे। और तब स्टोरी में एंट्री होती है एडी के बड़े भाई रूडी यानी रूडोल्फ डेजलर की। रूडी के पास वो प्रैक्टिकल बिजनेस सेंस और नेटवर्किंग स्किल थी जो एडी के पास नहीं थी। रूडी तब तक पोर्सिलियन फैक्ट्री और लेदर ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस हासिल करके अपना बिजनेस स्किल डेवलप कर चुका था। और फिर 1 जुलाई 1924 को 10 से 12 एम्प्लॉइज के साथ गैब्रियूडर डेजलर शू फैब्रिक नाम से दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी पहली फैक्ट्री ओपन करी। बिजनेस के शुरुआत से ही दोनों भाइयों के रोल्स सिंपल थे। एडी का प्राइमरी फोकस प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग पर था, वही रूडी बिजनेस और मार्केट एक्सपेंशन हैंडल कर रहा था। वो अलग अलग शॉप्स पर जाता, डीलर्स से मिलता, स्पोर्ट्स क्लब से कांटेक्ट करता और डेजलर शूज के लिए नए नए ऑर्डर्स लेकर आता। उस वक्त तक जर्मनी में ज्यादातर कंपनीज सिर्फ जनरल फुटवेयर्स बनाती थी। डेजलर ब्रदर्स का सिर्फ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस शूज पर फोकस करना एक अर्ली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था। एडी हर दिन नए नए इनोवेशंस करता रहता था। उसने अलग अलग सोल पैटर्न्स और लाइटवेट लेदर कॉम्बिनेशंस को टेस्ट करके लोकल रनर्स के लिए एक ऐसा स्पाइक्ड शूज डेवलप किया जिससे रनर्स ट्रैक पर स्लिप करने से बचते और इंजरीज भी काफी कम होती। वो खुद भी बचपन में रनिंग करता था और उसने ये चीज समझी कि हर एथलीट का पैर एक अलग मशीन है और शूज को उसके साथ परफेक्टली सिंक होना चाहिए। दूसरी तरफ रूडी का पूरा ध्यान इस ब्रांड को मार्केट में एक सही पोजीशन देने का था। रूडी ने ही स्पॉन्सरशिप और एंडोर्समेंट के कॉन्सेप्ट को शुरू किया था, जिससे लोकल एथलीट्स को डेजलर शूज प्रोवाइड किए जाते, जिससे इस ब्रांड का नाम लोगों के बीच और ज्यादा पॉपुलर होने लगा। लोकल टीम्स और कोचेस अब इस ब्रांड को बाहर के फॉरेन ब्रांड से कई ज्यादा पसंद और ट्रस्ट करने लगे थे। लेकिन उनका पहला ब्रेक थ्रू 1928 के समर ओलंपिक्स में मिलने वाला था, जब पहली बार जर्मन एथलीट्स उनके शूज पहन के ओलंपिक्स में परफॉर्म करने वाले थे। इनमें से ही एक एथलीट लीना रेडके जब गोल्ड मेडल जीतती है तो वो डेजलर शूज पहनी हुई थी। डेजलर शू फैब्रिक अब पहली बार न सिर्फ ओलंपिक पोडियम तक पहुंच चुकी थी, बल्कि ये एक इम्पोर्टेंट क्रेडिबिलिटी बूस्ट था, ये प्रूव करने के लिए कि उनके शूज हाई परफॉर्मेंस कंपटीशन के लायक है। इस इवेंट के बाद से जर्मन एथलीट्स और कोचेस ने डेजलर शूज पर ध्यान देना शुरू कर दिया था, जिससे नेशनल लेवल पर अब उनके ऑर्डर्स बढ़ने लगे थे और 1930 तक उनकी कंपनी 1.5 से 3 मिलियन रेशमार्क्स पर ईयर की सेल्स करने लग गए थे, जो आज के हिसाब से लगभग 7 से 15 मिलियन डॉलर्स के बीच होती है। 1920 के एक छोटे से वर्कशॉप से शुरू होकर गैब्रियोडर डेजलर शू फैब्रिक ने कुछ ही सालों में लाखों डॉलर्स की सेल्स अचीव कर ली थी और मार्केट में अपनी एक यूनिक पहचान बना ली थी। दोनों भाइयों की मेहनत और एक्सपर्टीज कंपनी को रैपिडली सक्सेसफुल बना रही थी, लेकिन धीरे धीरे उनके अलग एम्बिशंस और टेम्परामेंट्स के चलते दोनों के बीच एक टेंशन बिल्ड होने लग गई थी। लेकिन सारी चीजों को साइडलाइन करके दोनों भाई अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ डेजलर शू को बड़ा बनाने में इन्वेस्ट कर रहे थे। 1928 से 32 के बीच के ओलंपिक गेम्स में डेजलर शू को मोस्टली यूरोपियन एथलीट्स और जर्मन टीम्स ही जानती थी, लेकिन 1936 के बर्लिन ओलंपिक में कुछ ऐसा होने वाला था कि एंटायर वर्ल्ड मीडिया और एथलीट्स डेजलर शू को नोटिस करने वाले थे। जर्मनी में हिटलर अभी नया नया पावर में आया था और पूरा ओलंपिक इवेंट अपने अथॉरिटेरियन विजन को शोकेस करने के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया था। नाजी आइडियोलॉजी के हिसाब से आर्यन रेस जो व्हाइट जर्मन्स लोग थे उन्हें सुपीरियर माना जाता था और ब्लैक और नॉन आर्यन लोगों को इंफीरियर माना जाता था। लेकिन इस गेम में एक ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन स्प्रिंटर जेसी ओवेंस ने बैक टू बैक 4 गोल्ड मेडल्स जीते डेजलर शूज पहनकर।
इस इवेंट के शुरू होने से पहले एडी डैजलर ओलंपिक विलेज गया था और उसने जेसी ओवेंस से मिलकर उसे अपने स्पेशली डिजाइंड स्पाइक्ड शूज ऑफर किए थे। बिना किसी डील या एंडोर्समेंट के सिर्फ एक स्पेशल जेस्चर के तौर पर दिया गया ये गिफ्ट डैजलर शूज का नाम पूरी दुनिया में फेमस करने वाली थी। जेसी ओवेंस का ये अचीवमेंट दुनिया के सबसे स्ट्रिक्ट और पॉलिटिकल चार्ज्ड ओलंपिक स्टेज पर हुई थी और इस विक्ट्री की न्यूज वाइल्ड फायर की तरह पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन में हजारों फोटोज और वीडियोस पब्लिश हुए जिसमें ओवेंस ने डैजलर शूज पहने हुए थे। गैब्रियूडर डैजलर शू फैब्रिक अब रातों रात वर्ल्ड वाइड फेमस बन गई। 1936 के ओलंपिक के बाद से लेकर 39 तक डैजलर ब्रदर्स एक सक्सेसफुल मिड साइज स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरर बन चुके थे, लेकिन 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने के साथ ही डैजलर ब्रदर्स की स्टोरी एक डार्क फेज में एंटर करने वाली थी। नाजी गवर्नमेंट अब जर्मनी में मौजूद हर एक प्राइवेट बिजनेस ओनर को ये मैंडेट कर देता है कि अब से वो सिर्फ मिलिट्री के लिए ही चीजें डिजाइन करेंगे। इस पीरियड में रूडी जो ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव था वो जोरों शोरों से मिलिट्री प्रोडक्ट बना के वॉर के इस क्रिटिकल टाइम पे कंपनी के प्रॉफिट्स को सिक्योर करना चाहता था। वही एडी मिलिट्री प्रोडक्ट्स बनाने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं था। यहीं से धीरे धीरे उनके बीच की टेंशन्स और ज्यादा बढ़ने लगी। लेकिन दोनों भाइयों के बीच की ये दूरी तब जाकर राइवलरी में बदल जाती है जब 1943 में रूडी को वॉर के फ्रंट लाइन में भेजा जाता है। नाजी पार्टी ने रूडी को जर्मन आर्म फोर्सेस में ड्राफ्ट कर लिया था, जहां उसे लॉजिस्टिक सप्लाई रिलेटेड ड्यूटीज को हैंडल करना था। लेकिन यहीं पर वो अब पहली बार लंबे समय तक फैक्ट्री से दूर हो चुका था और उसके पीछे एडी अब डे टू डे फैक्ट्री ऑपरेशन को संभालता था। लेकिन इसी बीच रूडी को अपनी ड्यूटी से भागने के शक में नाजी गवर्नमेंट अरेस्ट कर लेती है। फैक्ट्री से दूर आइसोलेशन में लगभग उसे अगले 2 सालों तक इंटरोगेट किया जाता है। इसी बीच जर्मनी फाइनली वॉर में हार चुका था। अमेरिकन मिलिट्री ने अब जर्मनी के लैंड्स को ऑक्यूपाई कर लिया था। जर्मनी के सारे बड़े कंपनीज अमेरिकन फोर्सेस के कब्जे में आ जाती है। एडी अपने फैक्ट्री को बचाने के लिए ये प्रूफ सामने रखता है कि कैसे वो नाजी पार्टी का कोई खास सपोर्टर नहीं था, बल्कि उसने 1936 के ओलंपिक्स के दौरान अमेरिकन एथलीट्स जेसी ओवेंस को अपने शूज गिफ्ट करके उसका सपोर्ट किया था। डैजलर शू फैब्रिक इस एक मूव से डिस्ट्रॉय होने से बच जाती है। जब वॉर के बाद जर्मनी की ज्यादातर कंपनीज बंद हो रही थी, डैजलर शू फैक्ट्री अभी भी अमेरिकन ट्रूप्स के सपोर्ट के साथ एडी के अंडर चल रही थी। दूसरी तरफ रूडी डिटेंशन कैंप में बैठकर ये सोच रहा था कि एडी ने कुछ भी कोशिश नहीं करी अपने भाई को बचाने की, और अगले 1 साल तक डिटेंशन कैंप में रहने के बाद जब रूडी वापस लौटता है तो वो पूरी तरह से बदल चुका था। अब वो हर डिसीजन में एडी को शक की नजर से देखता था और फाइनली 1948 को एडी और रूडी अपनी अपनी फैक्ट्रीज को अलग कर देते हैं। फैक्ट्री के स्प्लिट के साथ ही फैमिलीज अलग हुए, दोस्त अलग हुए और पूरा शहर भी 2 हिस्सों में बंट गया। मेन फैक्ट्री का बड़ा और ऑपरेशनल हिस्सा और काफी सारे स्किल्ड वर्कर्स एडी के हिस्से में आई, वही रूडी के हिस्से में रिलेटिवली कम चीजें आई, जिससे आने वाले सालों में रूडी को सब कुछ स्क्रैच से बनाना था, जिस चीज में रूडी टेक्निकली कमजोर था। एडी ने अपने न्यू कंपनी का नाम रखा एडिडास, वही रूडी ने अपनी कंपनी का पहला नाम रखा रूडा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रूडा एग्रेसिव स्पोर्ट्स ब्रांड जैसा साउंड नहीं कर रहा था। रूडी एक फाइटर पर्सनैलिटी था, उसे चाहिए था एक ऐसा नाम जो स्पीड, पावर और स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करे। इसीलिए 1948 में रूडा को ड्रॉप करके ब्रांड का नया नाम रखा गया पूमा। इस एक कंपनी स्प्लिट ने सिर्फ डैजलर फैमिली को नहीं बल्कि पूरे शहर को 2 हिस्सों में बांट दिया था। शहर के बीच से बहती एक छोटी सी नदी ऑरेंज रिवर हमेशा के लिए एक बाउंड्री बन चुकी थी, जिसकी एक तरफ एडी की कंपनी और दूसरी तरफ रूडी की। और धीरे धीरे शहर के लोग भी अपना अपना साइड चूज करने लगे। हर छोटा बड़ा बिजनेस
फिटनेस, किराना स्टोर, रेस्टोरेंट, बार्बर शॉप, सबका अपना एक साइट था और आने वाले सालों में दोनों कंपनीज एक दूसरे से बेटर बनने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। रूडी ने 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स में एक जर्मन नेशनल टीम के कोच के साथ मिलकर सुपर एटॉम नाम से एक नए स्पाइक शूज बनाए, जिसे एक जर्मन एथलीट जोसेफ बार्थेल्को को स्पॉन्सर किया गया और ये जूते पहने जोसेफ बार्थेल ने 1500 मीटर रेस जीत के गोल्ड मेडल जीता, जिससे रूडी ने ये फाइनली प्रूव कर लिया था कि वो भी टॉप लेवल के परफॉर्मेंस शूज बना सकता है। लेकिन इस सक्सेस को आने वाले वर्ल्ड कप जैसा अटेंशन नहीं मिला जो उसके भाई एडी को मिलने वाला था। इसके 2 साल बाद 1954 के जर्मनी वर्सेस हंगेरी फुटबॉल वर्ल्ड कप मैच में एडी ने अपना पहला मास्टर स्ट्रोक खेला। हंगेरी उस वक्त दुनिया की सबसे डोमिनेंट टीम थी और जर्मन टीम एक अंडरडॉग थी। इस मैच के लिए एडी ने जर्मन प्लेयर्स के लिए एक नया फुटबॉल बूट डिजाइन किया जिसमें रिमूवेबल स्टड्स लगाए जा सकते थे। सोच ये थी कि अगर बारिश हुई तो इन स्टड्स के मदद से जर्मन प्लेयर्स के ग्रिप फील्ड से बने रहेंगे और कोइंसिडेंटली फाइनल मैच में हेवी रेन शुरू हो जाती है। हंगरी के प्लेयर्स अपने फुटिंग लूज करने लगते हैं, लेकिन जर्मन टीम के जूतों के स्टड्स के वजह से उनकी ग्रिप बनी रहती है। रिजल्ट, जर्मनी 3-2 से वर्ल्ड कप जीत जाता है। पोस्ट वॉर जर्मनी के लिए ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एक नेशनल रिवाइवल मोमेंट था। पूरे देश में जश्न मनाया गया और इस जीत के पीछे एडी डेजलर का नाम सबसे आगे था। एडिडास रातों रात एक नेशनल सेंसेशन बन जाता है और इसी स्टेडियम में बैठा रूडी अपने सबसे बड़े राइवल की जीत को अपनी आंखों से देख रहा था। एडी अब रूडी से काफी आगे निकल चुका था, लेकिन रूडी चुपचाप बैठ के अपनी हार को एक्सेप्ट करने वालों में से नहीं था। वो इस बार और एग्रेसिवली नए टैक्टिक्स यूज करने वाला था। 1960s के रोम ओलंपिक्स में एक जर्मन प्लेयर आर्मिन हैरी, जो इनिशियली एडिडास के साथ लिंक्ड था, वो फाइनल रेस के दिन पूमा के शूज पहन के फील्ड में आता है, जिसका मतलब ये था कि पूमा उसके साथ सीक्रेटली डील करके एडिडास को ये मैसेज देता है कि अब ये राइवलरी सिर्फ पर्सनल नहीं रही, जिसके जवाब में एडिडास भी धीरे धीरे वही टैक्टिक्स अपनाने लगता है। धीरे धीरे उनकी राइवलरी में अब उनके बेटे भी शामिल होने लगे। एडी का बेटा होस्ट डेजलर ने एक ऐसा स्ट्रेटेजिक मूव प्ले किया जिसमें उसने इंटरनेशनल फुटबॉल बॉडीज के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बना के फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट्स में एंट्री का रास्ता ढूंढ लिया, जिससे ब्रांड को पूमा से कहीं ज्यादा ग्लोबल विजिबिलिटी मिल रही थी। लेकिन इस वॉर में पूमा भी पीछे रहने वाला नहीं था। रुडोल्फ डेजलर का बेटा आर्मिन डेजलर, जो पूमा के ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, उसने इस बार एक अलग प्लान बनाया। पूमा ने फुटबॉल के सबसे बड़े सुपरस्टार पेले को टारगेट किया, एक ऐसा प्लेयर जिसका हर मूव मिलियंस ऑफ फैंस देखते थे। हालांकि दोनों कंपनीज एक ऑफिशियल डील साइन कर चुकी थी कि कोई भी पेले को साइन नहीं करेगा, लेकिन आर्मिन ने सीक्रेटली ये पैक्ट तोड़ दिया था। 1970s के मैक्सिको वर्ल्ड कप में ब्राजील के एक मैच से जस्ट पहले पेले साइडलाइन की तरफ बढ़ता है और रेफरी को सिग्नल करता है। दुनिया भर के कैमरास की नजर उसके ऊपर थी और वो कामली झुकता है और अपने बूट्स के लेसेस को बांधने लगता है। अगले कई सेकंड्स तक पूरी दुनिया के ग्लोबल मीडियाज के कैमरास के बिल्कुल सेंटर फ्रेम में ब्रांड न्यू पूमा बूट्स दिख रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूमा ने पेले को $1,25,000 से ज्यादा अमाउंट पे किया था, जो उस वक्त के हिसाब से सबसे बड़े एथलीट्स डील में से एक थी। और इसका रिजल्ट, पूमा के सेल्स एक्सप्लोड हो जाती है और पेले का लेस बांधने वाला वो इमेज स्पोर्ट्स मार्केटिंग हिस्ट्री का एक आइकॉनिक मोमेंट बन जाता है। पूमा अब रेस में फिर से लौट चुका था। एडिडास के लिए ये कैलकुलेटेड बिट्रेल था। जो राइवलरी पहले सिर्फ बिजनेस तक लिमिटेड थी, अब पर्सनल और इरिवर्सिबल हो चुकी थी। डेजलर फैमिलीज के बीच सब कुछ ठीक होने की जो थोड़ी भी उम्मीद बची थी, वो उसी मोमेंट पर पूरी तरह से खत्म हो जाती है। आने वाले अगले कुछ सालों तक दोनों कंपनीज अलग अलग पाथ पर ग्रो होती रही, लेकिन दोनों कंपनियों के फाउंडर की जर्नीज अब खत्म होने वाली थी। 1974 आते आते रुडोल्फ डेजलर, पूमा के क्रिएटर, की डेथ हो जाती है, जिसके ठीक 4 साल बाद 1978 को एडोल्फ डेजलर भी दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। और इन दोनों मौके पर ऑपोजिट साइड्स के
कोई भी इन्हें विजिट करने नहीं आता। इन दोनों को एक ही सेमेट्री में दफन किया गया, लेकिन बिल्कुल दो ऑपोजिट साइड्स पर, जैसे मौत के बाद भी उनकी राइवलरी चल रही हो। दो भाई जो कभी एक साथ मिलके एक छोटे से घर से कंपनी की शुरुआत करके इतना लंबा सफर तय किया था, यहाँ उनकी कहानी खत्म हो जाती है। इसके बाद 1980s तक आते आते अगले सिर्फ 10 सालों में ही एडिडास और पूमा दोनों ही एक चैलेंजिंग फेज का सामना कर रहे थे। स्पॉन्सरशिप का खर्चा बहुत तेजी से बढ़ चुका था, जिसमें कंपनीज मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा कर रहे थे, लेकिन रिटर्न में कंपनी का ग्रोथ स्टैग्नेंट हो चुका था। धीरे धीरे अमेरिका में नाइकी तेजी से पॉपुलर हो रही थी, एशिया से सस्ते ब्रांड्स यूरोप के मार्केट में आ रहे थे, और एडिडास और पूमा जो पहले मार्केट के दो सबसे पसंदीदा ब्रांड्स थे, वो अब नए बायर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे। 1989 से 93 के बीच एडिडास और पूमा दोनों ही इन्वेस्टर्स को बेच दिए गए। इसी के साथ डैज़लर फैमिली इरा भी ऑफिशियली खत्म हो जाता है। फैमिली इरा के बाद एडिडास ऑलमोस्ट कोलैप्स की एज पर खड़ा था। कंपनी को बैंक्रप्सी से बचाने के लिए कंपनी ने नए लीडरशिप और स्ट्रक्चर को रीसेट किया, स्लो डिसीजन मेकिंग को चेंज करके परफॉर्मेंस, डिजाइन और मार्केटिंग में फिर से काम किया गया। एडिडास ने जो अपनी कोर स्ट्रेंथ थी, स्पोर्ट्स, फुटबॉल, ओलंपिक्स, इन सब पर वापस से ध्यान देना शुरू किया। स्ट्रीट कल्चर, म्यूजिक और फैशन कम्युनिटीज के साथ कोलैबोरेशन से दोनों कैटेगरीज में अपनी पोजीशनिंग को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया। फैमिली एरा के बाद पूमा सबसे ज्यादा अनस्टेबल पोजीशन पे था। ब्रांड की पहचान बिल्कुल अनक्लियर थी, कभी परफॉर्मेंस, कभी फैशन। इन्वेस्टर्स के अंडर सबसे पहले कॉस्ट कटिंग और रीस्ट्रक्चरिंग किया गया। कंपनी का पूरा फोकस अब लिमिटेड कैटेगरीज पर लाया गया। स्पोर्ट्स को कंप्लीटली छोड़ने के बजाय पूमा ने स्पोर्ट्स और स्टाइल का एक मिक्स बनाया। एथलीट्स के साथ साथ डिजाइनर्स, म्यूजिशियंस और सेलिब्रिटीज के साथ काम शुरू करके खुद को स्नीकर्स, रनवे और स्ट्रीट कल्चर का हिस्सा बना लिया। इसी के साथ एग्रेसिव मार्केटिंग यूज करके ब्रांड टोन को बोल्ड और यूथफुल रखा गया। इस शिफ्ट ने पूमा को नई ऑडियंस दी, जिन्हें सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, स्टाइल भी चाहिए थी। जब ब्रांड्स प्रोफेशनल कॉर्पोरेशन के अंडर आ चुके थे, तब कहानी ने एक नया मोड़ लिया। साल 2009 में इंटरनेशनल पीस डे के मौके पर एडिडास और पूमा पहली बार एक ही ग्राउंड पर आए और अपने बीच एक फ्रेंडली फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज किया। एम्प्लॉइज ने मिक्स टीम्स के साथ फुटबॉल खेला, सीईओज ने पब्लिकली हैंडशेक की और इस राइवलरी को फाइनली खत्म किया गया। आज भी उनके प्रोडक्ट्स दुनिया के हर कोने में मिलते हैं। दोनों भाई जो मरते दम तक एक दूसरे को हराना चाहते थे, इसी रेस ने उन्हें दुनिया के दो सबसे बड़े ब्रांड्स बना दिया।